फिर 10 बजे मेरे पास से झुग्गी से कॉल आई और उन्होंने कहा कि भैया आप ऑपरेशन की तैयारी मत करना क्योंकि बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। ओह माय गॉड। पढ़ाई को खेल के माध्यम से लेके आए स्टार्टिंग में। कि आप किस मकसद को लेकर यहाँ काम कर रहे हैं? सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ महेश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो आज के जो एपिसोड है हमारा, एक कोई भी पॉपुलर बंदे नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना वो एक नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। शायद मुझे तो ये कहना पड़ रहा है आज, और ये मैं कहूँगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि ये काम कोई बुरा नहीं है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। भाई हैं दोनों मेरे साथ में जो बैठे हैं, एक नॉर्मल है, मिडिल क्लास बंदे हैं, लेकिन इनकी जो सोच है ना वो एक रिच मैन की जैसी है। वो कैसे, वो इस एपिसोड के अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ कि ये क्या काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, झोंकी झोपड़ी के अंदर होते हैं ना, उन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। मतलब पढ़ाई से तो बहुत पीछे है, वो पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, तो उन बच्चों को ये एक अच्छी राह पर लेके जा रही है, एक अच्छे मतलब लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में भाई से बात करेंगे, कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्टअप की इन्होंने, कैसे ये विचार आए इनके दिमाग में कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, और आज इस स्थान पे पहुंच चुके हैं कि बहुत जो आउट ऑफ सिटी के, जो आउट ऑफ स्टेट के जो बड़े बड़े इंसान हैं वो भी भाई से मतलब मिलने आते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस काम के लिए। तो अभी हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो फॉर दिस पॉडकास्ट। तो भाई मैं फर्स्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपका जो आपके बारे में बताना थोड़ा सा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर, ठीक है? आपका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड भी बताना, फैमिली का जो भी है वो क्या मतलब यहाँ तक पहुँचे आपने कि ये विचार यहाँ तक लेके आए ना, तो मतलब किन किन कठिनाइयाँ सहनी पड़ी आपको? सर मेरा नाम है हनी गुप्ता। तो जब हम शुरुआत में हमने कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे किया। तो हम एक बार फ्रेंड्स वगैरह सारे मिलके झुग्गी झोपड़ी में गए और वहाँ पे हम कुछ बांटना चाहते थे। वहाँ पे ऐसे ही मन बना के चले गए कि भाई किसी का बर्थडे है तो हम चलते हैं वहाँ पे, आज वहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम वहाँ चले गए, तो वहाँ खूब सारे बच्चे खेल रहे थे ऐसे। तो एक गुड़िया थी जो खाट पे लेटी हुई थी। तो हमने उनसे, भाई भी साथ थे? हाँ भाई भी साथ थे। भाई आपका नाम? कपिल मेहरा। जी, मतलब दोनों स्टार्टअप से साथ हैं, अच्छे दोस्त। तो फिर हम वहाँ पे गए तो गुड़िया चेयर उस पर खाट पे लेटी हुई थी। तो हमने बोला, मैंने गया उस गुड़िया के पास, मैंने उसको चॉकलेट दी और मैंने उससे पूछा कि बेटा सब खेल रहे हैं तो आप भी आ जाओ। तो उसने कहा नहीं भैया मेरे पैर में चोट लग रही है। तो उसकी पट्टी बंधी हुई थी पैर पे बहुत सारी। तो फिर मैंने उनकी फैमिली से पूछा कि क्या हुआ इस बच्ची के। तो उन्होंने बोला कि इसकी छोटी सी फुंसी हुई थी, फिर वो अब एक घाव बन गया पैर पे। हाँ पैर पे। और फिर मैंने बोला इसका इलाज वगैरह, तो बोला इसका इलाज चल रहा है। वो कुछ बाबा वगैरह रहते हैं झुग्गी वगैरह में, वो होते हैं ना बैठे रहते हैं, वो क्या बोलते छोड़ा छाप बाबा होते हैं, ठीक है? तो वो उनसे इलाज करवा रहे थे। बोले कि है ना, उन्होंने कोई दवाई वगैरह दी थी तो उनसे ना एक घाव बन गई। तो मैं कहा वो सब छोड़ो, अब मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नारनौल के अंदर कोई हॉस्पिटल वगैरह पता किया, और पता करने के बाद में मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो हमें पता चला, डॉक्टर को पता चला कि उस बच्ची के कैंसर है। हाँ उस बच्ची के कैंसर है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से कहा कि हनी इस बच्ची का पैर कट करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, वरना वो कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा और इस बच्ची को नहीं बचा सकते। फिर बोले कि तुम इसकी फैमिली से बात करो और पूछो कि अगर वो करवाना चाहते हैं ऐसा कुछ तो फिर वो ठीक है। तो वो बच्ची वो पास में ही बैठी थी, वो सब बातें वहाँ पर चल रही थी। तो उस बच्ची ने मेरे को बोला कि भैया क्या मैं चल पाऊँगी? तो फिर मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल बेटा, टेंशन ना लो, और तू मेरे पास दौड़ के आएगी, टेंशन ना लो तो इस चीज़ की, मैं हूँ ना। मैंने इसको ये बोला और मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी और हमारा डिसाइड हुआ कि उस बच्ची का ऑपरेशन करवा देते हैं, पैर वगैरह कट करवा देते हैं। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने ये भी कहा मुझे कि बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूँगा और इस बच्ची के नकली पैर भी मैं लगवा दूँगा, जो आर्टिफिशियल लेग होता है वो भी मैं लगवा दूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा सारा डिसाइड हुआ और हमारा डिसाइड हुआ कि 2 दिन बाद इस बच्ची का ऑपरेशन होगा। कौन से हॉस्पिटल में? गुप्ता हॉस्पिटल है नारनौल। गुप्ता। हाँ, और पारस चौधरी भैया थे साथ में हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प करी थी। थैंक यू पारस भाई। ठीक है, पारस चौधरी भैया। तो हमारा उन्होंने वो किया, सब कुछ डिसाइड किया। और 2 दिन पहले तो जैसे 1 दिन बचा ऑपरेशन का, उसी जैसे आज कल है ऑपरेशन और आज की रात, तो आज की रात क्या हुआ, मैं 8 बजे पारस भैया की मेरे पास कॉल आई और पारस भैया ने मेरे को कहा कि हनी ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है, तुम बच्ची को सुबह 10 बजे मेरे पास ले आना और सारा मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैं खुश था बहुत ज़्यादा कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। फिर 10 बजे मेरे पास से झुग्गी से कॉल आई और उन्होंने कहा कि भैया आप ऑपरेशन की तैयारी मत करना क्योंकि बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। ओह माय
माय गॉड। और वो चीज़ ऐसी हुई कि मन इतना दुखा, फिर मैंने सर को कॉल की, मैंने सर को बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ, और हम दोनों शायद कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होकर शायद हम रोने लग गए दोनों जाने उस टाइम पे। और फिर पारस भैया को भी जब मैंने बताया तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए उस चीज़ को लेके। काफ़ी ऐसा हुआ कि हम शायद हेल्प कर सकते थे इन बच्चे की, पर हम नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे हमने दोनों ने मिलकर वो किया, डिसीजन लिया कि अगर ये एजुकेट होते तो शायद उनके पास ना लेके जाते, उन बाबाओं के पास ना लेके जाते, और ये बच्ची को शायद पहले ही बचा लेते। पता चल जाता कि इस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम है। उसके चक्कर में उन्होंने 2-3 बहनें बर्बाद की, और उस वजह से उस बच्ची के वो कैंसर पूरा शरीर में फैला और वो बच्ची नहीं रही। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अब उनके परिवार वालों को और उन बच्चों को एजुकेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। इस वजह से हमने वहाँ पे पढ़ाना जाना स्टार्ट किया। कि मतलब ऐसे ऐसे आपका जो एक जो है रूटीन है, जो कार्यक्रम लगा लो, मुहिम लगा लो, ये ऐसे स्टार्ट हुआ था आपका? जी सर, जी सर। ओके, तो कपिल भाई मतलब जब वो बच्ची एक्सपायर हुई तो आपका मतलब कैसा क्या वो था रिएक्शन वगैरह कि यार ये क्या हुआ? रिएक्शन ये था कि एक शिक्षा के अभाव में वो बाबाओं के जो एक झोला छाप बोलते हैं हम, उनके पास जाते रहे। वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे पास शब्द ही नहीं थे, कोई आंखों में आंसू थे, और पूरी रात ऐसे ही थे कि शायद हम बचा पाते उसको, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। भाई वो कहाँ से, मतलब यहाँ जो बैठे हैं हम इसी नहीं सर, इस झुग्गी से नहीं थी, वो दूसरी झुग्गियाँ हैं अदर साइड में गए थे, उधर से वो बच्ची थी। हमने पहले स्टार्ट वहाँ पे, ये अपने यहीं पे है जल महल से आगे चल के झुग्गियाँ हैं उस साइड में, जल महल के पास, अनाज मंडी के पास झुग्गियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं वहाँ पे। ओके। फिर वहाँ पे हमने वहाँ से किया था। फिर वहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम उन्हीं बच्चों को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सेकंड ब्रांच के रूप में। फिर हम उन्हीं बच्चों को यहाँ पे बुलाने लग गए। भाई मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जब आप ये मुहिम स्टार्ट कर रहे थे तो देखो यार, इनका जो माइंडसेट है वो एकदम लो ग्रेड था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कुछ भी पढ़ाई से इनका कोई मतलब नहीं था। इनका मकसद शायद यही होगा कि हमारे जो बच्चे मांगेंगे खाएंगे, मतलब भीख मांगेंगे एक प्रकार से, और अपना गुजारा कर देंगे। ठीक है, उनका कोई भी मतलब टारगेट नहीं था। तो आपने यार कन्विंस कैसे किया उनके पेरेंट्स को? सर, जब हमारी शुरुआत हुई, हम जब शुरू में आए बच्चों के पास से बात करने के लिए, तो हमें कहा जाता था कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या फिर ऐसे कहते थे अच्छा आप पढ़ाओगे ठीक है, लेकिन शाम को हम जहाँ भेजेंगे बच्चे वहाँ जाएंगे, मतलब मांगने के लिए। उधर की बात कर रहा हूँ मैं, उस तरफ बहुत सी में। बातें होती थी। ये भी बोलते थे क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके इनको, रुपए तो लाएंगे, भीख मांग रहे हैं, रुपए लेके आएंगे, हमारा खर्चा चलेगा। लेकिन वो खर्चा माँ बाप चला सकते हैं, अपना काम करके वो कर सकते हैं ये चीज़ें। वो बच्चों को भी उस चीज़ में धकेल रहे हैं भिक्षा में। इसीलिए हमने वो किया कि बच्चों को तो स्टार्टिंग में हमने किया, हमारे साथ लड़ाई भी हुई है, डांट भी खाई है हमने। वो जो मोमेंट निकाला है ना हमने, बड़ा मुश्किल मोमेंट था वो। इनके साथ भी लड़ाई हुई, मारपीट भी, वो आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, बोलचाल हो जाती थी, मतलब गालियाँ देते थे प्रकार से। एक गालियाँ देना, क्या कर दोगे तुम, कलेक्टर बना दोगे क्या इन्हें, ऐसे कर दोगे क्या, ऐसे ऐसे मोमेंट थे वो। उसके बाद धीरे धीरे समझा के बुक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें बांट के एक पढ़ाई को खेल के माध्यम से लेके आए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे इन बच्चों को जैसे मज़ा आने लगे पढ़ाई में, खेल के थ्रू पढ़ाने लगे धीरे धीरे इन बच्चों को। तो उसके बाद खेल के थ्रू पढ़ाया, फिर इनसे पूछा कि हाँ भाई अब कौन कौन पढ़ेगा, तब बोलते हाँ सर हम आएंगे। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुई, खेल में पढ़ाना स्टार्ट किया पहले इनको, वहाँ से कवर करके, और फिर आज इस लेवल तक। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी सर शुरुआत में पढ़ाने में, वो थी एक तो बच्चों की गालियाँ। बच्चे बहुत गालियाँ देते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी बच्चों की गालियाँ देना, और दूसरा ये जो पुड़िया वगैरह होती है ये खाना। नशे करते छोटे छोटे बच्चे नशे करते थे और गालियाँ बहुत देते थे। तो शुरुआत में जब हम पढ़ाते थे तो शायद हमें भी गाली खानी पड़ती थी बच्चों के पास से, और हमें कहा जाता था, हम कहते थे कि पढ़ लो वरना वो करो। तो हमें क्या है, आपको आना है तो आओ, वरना मत आओ, हमारा क्या जा रहा है। इनका ये माइंडसेट था। हमारे ऐसे कहा जाता था, हमें ये बोला जाता था। तो हमारा कई बार हम मन करते थे, बात करते थे, हम फ़ोन वगैरह पे सर वगैरह मिल के बात करते थे। तो हम सोचते थे कि यार हम डिसाइड करते यार क्या कर रहे हैं, छोड़ ना, रहने दे। मन आता था फिर वही, नहीं यार इन बच्चों की लाइफ बन जाएगी अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो हमने सोच के कि मेहनत करनी है, हमने आना स्टार्ट किया। गालियाँ भी खाई हैं, गुस्सा भी झेला है लोगों का। पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ ऐसा बोला है जो मैं शायद बता ना पाऊँ यहाँ पे। बहुत कुछ हमने ऐसा सुना है। कई लोग भी आए ऐसे जो बोले तुम तो बच्चों के नाम से सिर्फ पैसे खाओगे, तुम्हारा काम ही ये है, तुम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या क्या बोला गया, कुछ भड़काया गया काफ़ी लोगों को। बट हाँ, हमने नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया, फोकस करा, और आज आपके सामने हैं ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। भाई बहुत वो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, घर से लेके और यहाँ तक। जैसे रास्ते में आते हैं
पड़ोसी वगैरह जो भी मिलते हैं, तुम तो फ्री जाते हो, क्या करते हो वहाँ झुग्गियों में चले जाते हो, क्या करते हो, पढ़ाते हो। स्टार्टिंग में उनको कोई ये नहीं था, वो ये सोचते थे झुग्गियों में जाते हैं बच्चों को, उन बच्चों के पास रहते हैं, ऐसे बच्चों के पता नहीं क्या ही चक्कर है, ये झुग्गी वाला कोई नाम से ही लोगों को क्या नफरत सी है, पता नहीं क्या, एक ऐसे तरीके से रहते हैं कि झुग्गी में जाते हो तुम, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अब धीरे 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 वो समझने लगे ना, फिर उस काम को बोलने लगे कि हाँ अब कोई अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत वो नहीं देखता कोई अभी। जब एक चीज़ बोलूँ आपको मैं, जब कोई अच्छा काम करता है ना कोई बंदा, तो उसको पैर खींचेंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर बुरा काम करेगा ना 100 लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल ये करेंगे, 100% रियलिटी है। बिल्कुल करें। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब आपसे कुछ क्वेश्चन है मेरा दूसरा, कि आप जब ये मुहिम स्टार्ट कर रहे थे, तो आपने ये सारी चीज़ें बताई कि हमने ऐसे ऐसे मुहिम स्टार्ट, लेकिन एक पीछे फैमिली होती है ना, अपने घर के होते हैं, वो बंदे क्या बोलते थे आपको? सर शुरुआत में तो ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि जब उन्हें कहते थे तो कहते थे अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हो, सैलरी कितनी मिलेगी। हमें सबसे पहले ये चीज़ सुनने को मिलती थी, और हमने अगर एक ये बोल दिया कि सैलरी नहीं मिलेगी, हम अपनी तरफ से करेंगे, तो जो लेक्चर सुनने को मिलते थे वो शायद आप समझ सकते हो कि क्या सुनने को मिलते हैं कि हाँ तुम वहाँ जाओगे, वो करोगे। और फिर जैसे ये हुआ कि पहले तो हम 1-1.5 घंटे या 2 घंटे देते थे, बट जैसे जैसे बढ़ता गया, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ता गया, हमने टाइम बढ़ा दिया। तो उस टाइम पे और सुनना पड़ा फैमिली से, हमें और ज़्यादा सुनना पड़ा कि हाँ पूरा टाइम तुम वहाँ पे दोगे तो क्या कमाओगे क्या नहीं कमाओगे। तो हमने अपने काम को ऐसे किया, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एक, और सर टीचर हैं, तो हमने अपने काम को ऐसे डिसाइड किया कि हम अपना काम भी कर सकें और बच्चों को पढ़ा भी सकें। तब हम शाम को घर जाके शाम से और रात को जितने बजे तक हो सके हम अपना काम करते हैं, सर भी टीचिंग करवाते हैं, और वहाँ से जो कलेक्ट होता है पैसे वगैरह हम इन बच्चों में लगा के इनकी हेल्प करते हैं। हमने दिन में इनको टाइम देके रात में हमने अपना खुद का काम किया कि हम फैमिली की भी हेल्प कर सकें, तो हम फैमिली को भी दे देते हैं, बच्चों के लिए भी कर देते हैं, ताकि फैमिली भी खुश रहे और फैमिली भी सपोर्ट स्टार्टिंग करे। में ऐसे होता था, वहाँ पे आके बच्चों के साथ इतना कनेक्ट हो चुके, अब जो खुशी मिलती है ना इनके साथ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब तो इनके साथ ही रहने का मन करता है कि हाँ पढ़ाते रहें बस इन्हें, बस। और बच्चे भी एक ऐसे ही चीज़ करते हैं समझ कि आई, इस चीज़ में एक चीज़ समझ आई कि शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं मतलब करेगा। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी करेगी। शुरुआत में। फैमिली भी यही कहेगी तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम यही काम करोगे। फैमिली भी ये कहेगी, बाहर वाले भी ये कहेंगे। अरे अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरे को मिलते हैं रास्ते में और कहते हैं, हंसते हैं, ये क्या यार, अच्छा झुग्गियाँ पढ़ाने जा रहा है, अच्छा भाई तो यही काम कर, बस यही कर सकता है तो, ऐसे ऐसे हमें कहा जाता है, ठीक है। बट हाँ ये है कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है हमें, ऐसा नहीं है सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी प्रशंसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बच्चों की तारीफ़ करते हैं। ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके स्कूल में हमें एडमिशन कराएं इन बच्चों का, वो चाहते हैं इन बच्चों का भविष्य बने। तो सपोर्ट वाले भी बहुत है, बट शुरुआत में हमें अकेले ही करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक बार आगे बढ़ेंगे फिर सपोर्ट आएगा। ओके ओके। सो भाई मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखे हैं आपके, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप शिक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं यार, आपका नज़रिया क्या है शिक्षा को देखने का? सर मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का मतलब जैसे 2 तरीके की चीज़ होती है, एक तो हम शिक्षा देते हैं, एक हम देते हैं ज्ञान। ओके ठीक है, तो अगर हम सिर्फ शिक्षा को लेके चलेंगे तो स्कूल में पढ़ाई होती है कि हमने बुक्स पकड़ा दी बच्चों को, और बुक्स में हमने जो है वो रटा दिया बच्चों को, या फिर उन्हें करा दिया बुक्स में तुम ये याद कर लेना, तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, वो तो हमारी शिक्षा हो गई। और ज्ञान हो गया कि हम जीवन को जीना सीख सके, कि अगर हम शिक्षा में हमें नंबर अगर कम आ गए तो हम उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो ज्ञान हो गया। तो हमें शिक्षा और ज्ञान दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर एक भी चीज़ रह गई तो शायद बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेस आ गया तो आप उन पैसों से स्ट्रेस को नहीं भगा सकते। अगर ऐसे लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में, इतने भयंकर डिप्रेशन में शायद वो खुश ना रह सके। तो हमारे स्कूलों में, अगर मैं कहूँ कि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके साथ अगर एक पीरियड ऐसा लगाया जाए जिसमें जीवन को जीना सिखाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, बहुत अच्छी बात कही। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि आप किस मकसद को लेकर यहाँ काम कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है यहाँ पे काम करने का? सर हमारा जो मेन मकसद है, हमारा ये मकसद है कि नंबर 1 तो ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जो अनएजुकेटेड रहे, जो जिसको शिक्षा ना मिली हो, जो अनपढ़ रहे, ठीक है। और ऐसे कोई भी बच्चे ना रहे जो भीख मांगते हो, जो भिक्षा मांगते हो। हमारा मेन मकसद हम यही लेके चले थे कि जितने भी बच्चे भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, हम उनकी भिक्षा छुड़वा के उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि भीख मांगना, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे जो भीख मांगते हैं और लोग आके उनको धक्का देते हैं और उनसे हीन भावना रखते हैं कि यार तू मेरे टच हो गया तो गंदा कर दिया मेरे को, ऐसे रखते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत से। और इसमें हम बोल सकते हैं कि एक आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिल्कुल उस चीज़ के बारे में गिरोह चलते हैं बड़े बड़े,
बच्चों को, इन बच्चों को भिक्षा मंगवाने के लिए इनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में ये सारे काम होते हैं। उस चीज़ के लिए इनको शिक्षित करना कि वो बच्चे बच सकें, कोई ऐसे काम ना करवाए इनसे। ये अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझ गया आपका कहना क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ख़त्म कैसे करेंगे सर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चों का सबसे बड़ा लेवल है कि किडनैप करने का, उनको सबसे बड़ा लेवल है। तो ये अगर हम ऐसा कर दें कि कोई भी बच्चे को भीख ना दे, एक तो ये कि बच्चा भीख ना मांगे, और दूसरा ये कि कोई भी भीख ना दे। हम दोनों मुहिम पे चल रहे हैं कि भाई बच्चा ना तो मांगे और ना हम दें, क्योंकि अगर हम देंगे तो बच्चे मांगेंगे। तो हमने अगर देना ही बंद कर दिया सब लोगों ने, तो बच्चे कहाँ से, बच्चे को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बच्चे कुछ ना कुछ दिन बाद जाना छोड़ देंगे कि हाँ भी कुछ मिल ही नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जो ये गिरोह चलते हैं इनको कुछ मिलेगा नहीं, वो बच्चे के हाथ पैर काट के उनको खड़ा कर देते हैं भीख मांगने के लिए। पर बच्चों के पास कोई रुपए ही नहीं जा रहा, तो वो क्यों करेंगे ऐसा काम? वो तो कमाई के लिए ही करते हैं। गिरोह जब चलाया जाता है तो कमाई के लिए चलाया जाता है। तो हमारा यही है कि ये सब बंद करवा दें, ना भिक्षा देनी है और ना भिक्षा लेनी है, दोनों चीज़ बंद करवा दें। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे भी बच जाएंगे, काफ़ी गिरोह भी ऐसे बंद हो जाएंगे, और शायद हो सकता है देश उन्नति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर जाएगा। क्योंकि अगर सारे बच्चे एजुकेट होंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ करेंगे देश के लिए, तो शायद देश काफ़ी आगे बढ़ेगा हमारा, अभी भी काफ़ी आगे और आगे बढ़ जाएगा। ये स्टार्टिंग में ऐसा था कि जो वो फर्स्ट टाइम का केस हुआ था कैंसर वाला, उस वजह से हम यहाँ पे आ तो गए। यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे जब फील्ड में आते हैं तब देखने को मिलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब यहाँ की हालत तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि यार क्या यहीं पे रहेंगे ये, ऐसे ही गंदा पानी बह रहा है, झुग्गियों में है, क्या इनकी पूरी ज़िंदगी यहीं पे निकलेगी? उस चीज़ के लिए इनके माँ बाप जो हैं उन्होंने तो गुजारा कर लिया वहाँ पे, लेकिन ये पढ़ लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ें हट जाएगी। समझ गए। हमें यही चीज़ ख़त्म करनी है कि हाँ ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जो मांग रहा हो या वो कर रहा हो, सब खुश रहें और अच्छे से आगे बढ़े। हमारा यही मकसद है इन बच्चों का। थैंक यू। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि भविष्य में आप क्या संभावना देखते हैं इन बच्चों से फ्यूचर के अंदर? सर जैसे जैसे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चलती है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, इनको सिलाई सिखाई जाती है, मेहंदी वगैरह भी होता है इनका। तो काफ़ी क्लासेज और चल रही हैं हमारी। तो उन क्लासेज के ज़रिए काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी मेहंदी बांट लेते हैं, कुछ ऐसे जो डांस काफ़ी अच्छा करते हैं, हमारा डांस ग्रुप है पूरा, कुछ बच्चे ऐसे जो सिंगिंग अच्छा करते हैं, और पढ़ाई में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज में इतने अच्छे हो चुके हैं इस टाइम पे। तो जिस हिसाब से बच्चे चल रहे हैं, अगर रेगुलर ऐसे ही चलते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे बच्चे। अभी कितना टाइम हो गया मेरे भाई आपको, मतलब 5th या 6th मंथ? सर हमें 6-7 मंथ हो गए करते हुए। तो अभी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों के पास से, और अगर ऐसा ही रिस्पांस मिलता रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कोई ना काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, कोई काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई डॉक्टर होगा। मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ। ओके, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे डांस में भी आगे रहेंगे, सिंगिंग में भी आगे रहेंगे, जिस हिसाब से अभी बच्चे चल रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे अभी। ओके, तो आपका क्या कहना है भाई इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भाई का देखो आपका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, ठीक है, लगभग कुछ परसेंट तो थोड़ा सा अलग हो गया ना। आप क्या डिस्कस करते हैं इनके बारे में अभी फ्यूचर को लेकर कि यार मुझे ये करना चाहिए, देखो ये करेंगे ऐसा कुछ? डिस्कस ये है कि सर जो इनमें स्किल है ना, काफ़ी स्किल है बहुत ज़्यादा, किसी में सिंगिंग की, किसी में डांसिंग की, पेंटिंग वगैरह, मेहंदी वगैरह। इनकी स्किल के हिसाब से उनकी स्किल पे ही आगे निकालना है इनको। भाई एक चीज़ है, मैं एक क्वेश्चन मेरा ये, शायद आपको बुरा लगे तो पहले मैं आई एम रियली सॉरी, क्योंकि और शायद आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी एक मिडिल क्लास बंदा शायद वो होता है जो जिसके घर में 50,000 मंथली आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुअर फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है। उन बच्चों में और इन बच्चों में ऐसा क्या डिफरेंस है? जो गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, जो गांव के बच्चे होते हैं ना, गांव में या शहर में जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाते हैं, और इन बच्चों में क्या अंतर है? सर जो अगर इन बच्चों को शुरुआत में हम देखेंगे तो शुरुआत में इनके मन में शिक्षा को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं था, जो आपने बताया शुरुआत में कि शिक्षा को लेकर इन बच्चों के मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम शिक्षित हों, ठीक है। तो अगर हम इनको स्कूल में भेजते भी, गवर्नमेंट स्कूल में, उन बच्चों को हम भेजेंगे तो वो 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, फिर वो जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इन बच्चों में क्या होगा, अगर आप शुरुआत में इन बच्चों को रखेंगे तो इनको आप 1-2 दिन भेजेंगे, तीसरे दिन से ही जाएंगे नहीं, ये जाना ही बंद कर देंगे।
अब 4 दिन स्कूल का जाएंगे कुछ- 5 दिन जाएंगे नहीं स्कूल जाएंगे। का कुछ ऐसे ही होता है कि यहाँ से स्कूल में एडमिशन हो गया, बच्चा खुद जाएगा, 2 दिन टीचर ले गया ले जाएगा, तीसरे दिन खुद आना पड़ेगा। और इनका ऐसा है कि यहाँ से अगर 1 किलोमीटर पे भी स्कूल है और बच्चे की भीख वाली आदत, वो रास्ते में ही गायब हो जाएगा भीख ये के बिल्कुल लिए। बिल्कुल भाई, जैसे क्या होता है ना हमारे गांव के अंदर या घर के अंदर, पता है क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट स्कूल के, मैं गवर्नमेंट को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास बंदा होता है, पूरा जो फैमिली का बच्चा होता है वो गवर्नमेंट में ही जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। मैं प्राइवेट की भी बात कर सकता था लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते भाई। देखो मान लो हमारी फैमिली के अंदर जो उसके सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनको सारी सुविधा देते हैं, पेन कॉपी बैग ड्रेस वगैरह शूज़ वगैरह सब कुछ देते हैं। अगर इन बच्चों को मिले अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा, 6 मंथ पहले की बात नहीं कर रहा, अब प्रेजेंट में मिले तो ये क्या कर सकते हैं? इतना तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ये बच्चे हाँ इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इनको वो पूरी सुविधा मिले। तो बच्चों ये का इतना लेवल हो गया है कि बेसिक नॉलेज कंप्लीट है इनकी, तब ऐसे है कि आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चाहिए होगा बिल्कुल चाहिए इनको। होगा। उनके लिए तो एडमिशन कराना पड़ेगा इनका। ओके, और हमारा यही है कि जैसे इनका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, हम खुद चल के इनका एडमिशन कराते हैं। ठीक है। सो भाई अपना लास्ट क्वेश्चन है शायद इस पॉडकास्ट का। आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो इन बच्चों में आपको क्या चेंजमेंट देखने को मिला है? इन बच्चों में चेंजमेंट, जी। जैसे हम स्टार्टिंग में आए थे तो इनका गाड़ी पकड़ना, ओके, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इनका हमसे तू कह के बोलना या ऐसे, मतलब ऐसे होता है कि एक लैंग्वेज रेस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं थी। और आज आप देख रहे हो, आपको ये बच्चे आते ही राधे राधे कर रहे हैं, एक अलग ही माहौल बन गया है। वो तो देखने वाले को अपने आप पता चल जाता है कि क्या चेंजमेंट हुआ है। जब लोगों का माइंड सेट रहता है कि झुग्गी वाले बच्चे, भिक्षा मांगने वाले बच्चे कैसे होंगे, और मैं ये कहता हूँ कि वो इन बच्चों से आके मिले और फिर देखे कि झुग्गी वाले बच्चे होते कैसे हैं। टैलेंट हर जगह है यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हम दोनों ने स्टार्ट तो कर दिया, बट जब तक सपोर्ट ना मिले पीछे से, टीचर्स वगैरह का सपोर्ट ना मिले, कोई आए ना, तब तक शायद हम दोनों भी कुछ नहीं कर पाते। तो टीचर्स हैं हमारे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया है, तब सबने मिलकर ही इन बच्चों को इस लेवल पे लेके आए हैं हम। ये हमारे टीचर्स हैं, ये पूजा मैम है, बच्चों को डांस सिखाते हैं, सॉरी बच्चों को, ये पूजा मैम है, ये बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है, शुरुआत जो बच्चों को आराम से रखना, बच्चों को कुबत कर रहे हैं उनको संभालना कैसे क्या है। ज्योति मैम है जो बच्चों को डांस सिखाती है, ठीक है। दिव्यांशु है जो मेडिकल स्टूडेंट है और बच्चों को मेडिकल के बारे में जानकारी देते हैं। अगर बच्चों को चोट वगैरह लग रही है तो वो उनके पट्टी वगैरह करना उसको बच्चे ये संभालते हैं, दिव्यांशु। इसके अलावा एक मैम और है, गुरजीत मैम, जो अभी आई नहीं है, वो कुछ काम की वजह से नहीं आई। वो बच्चों को शुरुआत में बेसिक नॉलेज वगैरह देना, वो मैम का साथ देके वो बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है। तो हम सब टीचर्स मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी ये बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों का हाथ नहीं है, हमने शुरुआत ज़रूर कर दी, बट आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। टीम की ज़रूरत टीम की ज़रूरत पड़ती है सर। सो गाइस, आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा तो होगा, बट ये एक इमोशनल भरा पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है। मेरा ये पॉडकास्ट शूट करने का एक रियल मकसद पता है क्या है? मैं मेरे शायद व्लॉग के अंदर भी बोल चुका हूँ कि ऐसे इस दुनिया के अंदर भारत देश की लगा के चले हम कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों को मिलेंगे। जैसे झुग्गी झोपड़ी के अंदर आप विजिट करना, एक बार जाके देखना कि कैसे क्या लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उनसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और उन बच्चों की लाइफ में आप कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करके उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं।